हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के फिजिक्स सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्लास 12 का फिजिक्स का क्लास 12 फिजिक्स का 2026-27 का प्रिस्क्राइब सिलेबस है जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है। और ये बेसिकली थ्योरी का सिलेबस है। और जो आपका एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का, मैक्सिमम 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो उसी के लिए ये सिलेबस है जो कि सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब करा है। तो जो टोटल सिलेबस है ये आपका 9 यूनिट्स में डिवाइडेड है। और उन 9 यूनिट्स में बेसिकली 14 चैप्टर्स है। सो हमें पूरे सिलेबस में 14 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें बेसिकली स्टडी करना है। जैसे नाम से भी ये एविडेंट है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो बेसिकली हमें स्टडी करना है चार्जेस एट रेस्ट। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। ओके, अब इसमें दो चैप्टर में इसको डिवाइड कर रखा है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में चार्जेस ऑफ कोर्स, और उसके बाद है फील्ड। सो और सेकंड चैप्टर में है पोटेंशियल, और उसके बाद एक और कंसेप्ट है कैपेसिटेंस का। तो अगर मुझे एक ओवरव्यू, मतलब एक ब्रीफ या मतलब ओवरव्यू देके बताना हो, तो जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें बेसिकली हम वेक्टर क्वांटिटीज को डील करेंगे। और जो ये वाला चैप्टर है, इसमें हम स्केलर्स के साथ डील करेंगे। आई होप सो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो उसके बाद जो आपका ये जो नेक्स्ट यूनिट है, तो अब जब हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है चार्जेस एट रेस्ट, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्जेस इन मोशन। ठीक है, और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि जब चार्जेस मोशन मूव करते हैं या मोशन में होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वही चैप्टर का भी नाम और यूनिट का भी नाम आपको सजेस्ट कर रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमें करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ओके, सो ओके, सो नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है, उसमें हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो कि अगेन दो चैप्टर में डिवाइडेड है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, इसमें हमें करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना है। तो अगेन करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट बनना है, और अगेन करंट किस वजह से बनता है? चार्जेस के मोशन में होने की वजह से बनता है। तो ये चैप्टर्स भी आपके चार्जेस इन मोशन से ही रिलेटेड है। और ये भी आपने 10th में मतलब 10th में स्टडी करा था। चैप्टर 4 चैप्टर जो आपके सिलेबस में 4 चैप्टर्स है, उसमें लास्ट चैप्टर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही पढ़ा था। तो हमें उसी को ही आगे और क्या, तब आपने खाली कंसेप्ट्स पढ़े थे ना, कोई न्यूमेरिकल नहीं था, कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं था। बट अब फॉर्मूलेज भी आएंगे, उनके डेरिवेशन भी हम करेंगे, और भी थोड़ा डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट्स। अब ये आपके लिए थोड़ा सा बिल्कुल ही न्यू सॉर्ट ऑफ होगा, क्योंकि इवन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी छोटे छोटे बेसिक चैप्टर 7th 8th में पढ़े हैं कि लाइटनिंग वगैरह क्यों होती है, और चार्जेस रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो सब आपने थोड़ा आपको आइडिया है। बट ये जो ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, ये आपने कभी इससे पहले नहीं पढ़ा है। इवन अगर आपने मतलब अब से इवन कोविड टाइम से पहले, टू प्रिसाइज, कोविड टाइम से पहले जो सिलेबस होता था, उसमें क्लास 10th में ही ये ईएमआई वाला पोर्शन भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता था, जिसमें मोटर जनरेटर भी इन्वॉल्व होता था, और ईएमआई भी बच्चे बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ते थे। बट अब वो वहां से डिलीट कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल आपके लिए न्यू है, बिल्कुल फ्रेश न्यू है 12th में जाने के लिए। ठीक है, तो ये हम ईएमआई क्या होता है, इसके क्या क्या लॉज होते हैं, फैराडे लॉ होते हैं, वो भी सब हम डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और भी चीजें। और नेक्स्ट उसके बाद हम ऑल्टरनेटिव करंट एसी। एसी शायद आपने पढ़ा तो कभी नहीं होगा, बट सुना जरूर होगा। जैसे हमारे घरों में भी जो सप्लाई आती है, जो करंट हमारे घरों में भी जो आता है, दैट इज बेसिकली एसी करंट। ओके, तो आपने ये जरूर सुना है, हमें उसी को और
स्टडी करना है कि किस तरीके का वो करंट होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है और किस तरीके से वो करंट फ्लो करता है। ओके, और ऑफ कोर्स और भी चीजें इन्वॉल्व है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है या जो नेक्स्ट यूनिट है फिफ्थ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स होती है। आपने वेव्स तो पढ़ी है ना, 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा है वेव्स का। और इवन आपने साउंड वेव्स भी पढ़ी है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। वैसे ये जो है ये ट्रांसवर्स वेव्स है। और बाकी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से वेव्स बनती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये अभी हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये भी आपने शायद इससे पहले नहीं पढ़ा है, बट हाँ आपने मैग्नेटिक फील्ड जरूर पढ़ा है अगेन क्लास 10th में, जहाँ आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था जिस चैप्टर में, जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो चैप्टर था उसमें आपने ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं। तो इसको बहुत बेसिक्स की कुछ चीजें हैं, वही हमें बस टच करनी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो यूनिट 6 है, उसमें आपके अगेन दो चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। यूनिट का नाम क्या है, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू लाइट। अब लाइट आपने अगेन 10th क्लास में पढ़ा। तो एक चीज आप थोड़ी, मतलब ये भी तक आपने डिड्यूस कर पाए होंगे आप, कि ज्यादातर जो 12th का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा 10th को एग्जैगरेट करके या उसके बेस पे ही बनाया है। तो इसमें हमें लाइट के बारे में स्टडी करना है, लाइट के फिनोमेना क्या होते हैं, क्या क्या फिनोमेना वो दिखाती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो एज अ रे जो फिनोमेना होते हैं वो तो बेसिकली दो होते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। उसके बाद प्रिज्म स्कैटरिंग, और ये भी हम देखेंगे। और बाकी वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल ये आपके लिए कंप्लीट नहीं है। इसमें बेसिकली दो फिनोमेना पढ़ना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो लाइट के दोनों फिनोमेना में डील करना है। ठीक है, वेव आपने अगेन वही 11th क्लास में वेव तो पढ़ा है ना, बट यहाँ पे हम लाइट एज अ वेव को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी यूनिट नंबर 7, उसमें आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ना है, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये चैप्टर जो है थोड़ा सा यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, तो ये बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का ही चैप्टर है। और देखो अभी आपने हमने ऊपर देखा कि लाइट के पास दोनों तरह का एक बिहेवियर है ना, एक रे ऑप्टिक्स भी है और एक वेव ऑप्टिक्स भी है। रे ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि लाइट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, एंड वेव ऑप्टिक्स सेज दैट इट आल्सो हैज वेव नेचर। तो दोनों तरह का नेचर हो गया ना, वही चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन अपने अगेन 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है। तो रेडिएशन बेसिकली कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है। और मैटर तो आपको पता ही है कि एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो क्या होता है, मैटर होता है। तो दोनों का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। मतलब हम जो चीजों को जो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन के पास वेव नेचर है और मैटर के पास पार्टिकल नेचर है। बट डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, दोनों के पास डुअल नेचर, दोनों नेचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट में पढ़ना है। इसमें हमें कुछ बेसिक बेसिक वो फिनोमेना पढ़ना है जो कि स्टेब्लिश करते हैं कि मैटर के पास दोनों तरह का नेचर होता है और रेडिएशन के पास भी दोनों तरह का नेचर होता है। जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बेसिकली हमें वही इस चैप्टर में जनरली कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है 8। इसमें अगेन हमारे पास दो चैप्टर है, एटम्स और न्यूक्लियर। तो एटम से तो आप सब शायद सभी फैमिलियर है, आपने 9th क्लास से पढ़ते हैं आप, है ना, कि एटम बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये बेसिकली एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। तो वही हमें एटम का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, और थोड़े से फॉर्मूले भी उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। और ज्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर पे होगा, है ना। वो भी रीजन, उसका भी रीजन क्या है, वो भी हम चैप्टर में देखेंगे। तो बेसिकली हमें इसको डील करना है। और जो नेक्स्ट आपका 13 चैप्टर है, दैट इज न्यूक्लियर। अब हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियर होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होता है। और लगभग एटम का जो मैक्सिमम जो मास होता है वो भी यहीं पे रिसाइड करता है, न्यूक्लियस के पास ही रिसाइड करता है। ठीक है, और बहुत छोटी सी वॉल्यूम में उसका ऑलमोस्ट टोटल मास और ऑलमोस्ट सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, कैसे न्यूक्लियर से न्यूक्लियर एनर्जी को आप एक्सप्लोर करके फ्यूजन और फ्यूजन दो तरह के प्रोसेस होता है, वहां से आप न्यूक्लियर एनर्जी को ड्राइव करते हैं। तो उसके बेसिक बेसिक हमें यहाँ पे टच करना है। द लास्ट यूनिट एंड द लास्ट चैप्टर इज, द लास्ट यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सिस्टम। तो इसमें हमें सेमीकंडक्टर
के बारे में पढ़ना, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर तो खैर काफी मतलब बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट, और मतलब आप डे टू डे लाइफ से इसको ज्यादा और ज्यादा कर, वैसे सारे चैप्टर आप कनेक्ट कर सकते हो बट इसको और ज्यादा कर सकते हो। और ज्यादा क्यों? अब जैसे आप जो भी डिवाइस यूज करते हो, स्पेशली जो भी आपका ये मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप हो गए, जितने भी ये टेक्नोलॉजिकल आप डिवाइसेस यूज करते हो, ठीक है, सब में क्या होता है, प्रोसेसर लगे होते हैं। और सभी प्रोसेसर का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ट्रांजिस्टर होता है। उससे भी एक, और वो ट्रांजिस्टर जो बना होता है सेमीकंडक्टर का बना होता है। उससे भी एक थोड़ा सा अर्लियर एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं जंक्शन या पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन में बेसिकली दो पी और एन टाइप, अभी आप चैप्टर में खैर हम लोग देखेंगे, दो से बनता है, मतलब उसका थोड़ा एडवांस फॉर्म है ट्रांजिस्टर। तो जो कि आपके हर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सबका बिल्डिंग ब्लॉक, तो हमें उसको थोड़ा सा बेसिक को ट्रांजिस्टर तक भी हम नहीं जाएंगे, बस खाली हमें जंक्शन, पीएन जंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना चैप्टर में। ठीक है, तो ये सिलेबस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। बाकी जैसे जैसे हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे तो और आपको एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। ठीक है, और ये अब आपका थोड़ा सा, ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा डिटेल सिलेबस है जिसमें आपके चैप्टर के टॉपिक्स भी मेंशन है कि ठीक है कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, अब ये हम वन टू वन करने का तो कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल लाइन टू लाइन। बाकी हाँ, कुछ चीजें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये अलग से मेंशन है, जैसे यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में यहाँ ब्रैकेट में मेंशन है दैट नो डेरिवेशन एंड फॉर्मूला ओनली। तो यहाँ पे आपको जिस टॉपिक के लिए स्पेशली मेंशन है वहां पे उनका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, आपको बेसिकली फॉर्मूला आना चाहिए, तो कंसर्न फॉर्मूला है, जो रिजल्ट आया है वो आना चाहिए। दैट मीन्स उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है बट उस पर बेस्ड आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा और भी काफी जगह आपको दिख जाएगा, है ना, और भी चैप्टर में काफी जगह। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज गिवन है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट सोलेनोइड के लिए यहाँ पे मेंशन है ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। तो अगेन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, खाली आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सोलेनोइड क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं नहीं आपको प्रिपेयर करना है, और ना ही उसके बेस पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगेन मेंशन है, देखिए आप यहाँ पे अगेन सोलेनोइड का ये केस है, और यहाँ पे अगेन ये मेंशन है दैट क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। ओके, और फिर यहाँ भी मेंशन है, यहाँ भी मेंशन है, तो सभी का मतलब सेम ही है ना, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट सभी का मतलब सेम है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इसी को फॉलो करना है बेसिकली। ठीक है, इसको पूरा कवर करना है ताकि हम अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। बाकी तो हम इसको, है ना, अभी कोई पॉइंट नहीं है, मैं एक एक टॉपिक आपके लिए रीड आउट करके देता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने अभी पढ़े नहीं है ना, तो आपको आइडिया भी नहीं है, वो धीरे धीरे हम देखेंगे, पढ़ेंगे। अब जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी प्री रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्विजिट मतलब जो आपको पहले से कुछ चीज़ें आनी चाहिए, पहले से मतलब अपने प्रीवियस क्लासेस में जो आपने स्टडी करी जो आनी चाहिए, उसमें स्पेशली 11th क्लास को मैं अगर बेस लेके, या सबसे ज़्यादा इवन वही बेस के सबसे ज़्यादा वही उसके कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो दो चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द नॉलेज ऑफ वेक्टर्स। आपने वेक्टर्स पढ़े हैं क्लास 11th में, ठीक है, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो और बेटर है, वरना एटलीस्ट आपको कम से कम रिजल्ट्स आने चाहिए कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो कैसे ऐड करोगे, कैसे सबट्रैक्ट करोगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर नहीं भी है तो अगर एंगल भी है उनके बीच का, तो मतलब जो आपने वो पैरेललोग्राम ट्रायंगल लो पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड सेकंड जो आपको आना चाहिए वो थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब इन शॉर्ट आपको कैलकुलस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इंटीग्रेशन। करना भी आना चाहिए, मतलब जो फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जनरल जनरल जो
कंसेप्ट मतलब जो जनरल जनरल फॉर्मूले हैं वो आने चाहिए, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, मतलब कब इंटीग्रेशन यूज करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है, ठीक है, कब इंटीग्रेशन यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर इन केस अगर नहीं भी आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इनके रिगार्डिंग भी एक एक वीडियो बना के, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट थोड़े रिफ्रेश हो जाए वेक्टर्स के और कैलकुलस के, तो उसके रिगार्डिंग में वीडियो डाल सकते हैं। बाकी जो थर्ड है, थर्ड भी एक और जो रिक्विजिट है जो मुझे लगता है वो ये है, अब वो डायरेक्ट यूज नहीं होता बट इनडायरेक्ट आपको आना चाहिए, जो भी आपने अपने मैकेनिक से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में जैसे फोर्स, मोमेंटम, वर्क, टॉर्क, ठीक है, ये सब आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, और फिर 11th में भी इनके और रिगरस फॉर्मूले और भी चीजें पढ़ी हैं। इनकी जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उतना आपको एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और भी चीजें है ना, काफी चीजें जो आपने पढ़ी है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग आपको अगर अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो 12th में भी वो आपको हेल्प करेगी। सिलेबस तो वो नहीं है, वो अलग सिलेबस है ना, वो ऐसा नहीं है कि हमें वो मोशन वगैरह चीजें दोबारा पढ़नी है, नहीं। बट अगेन यहाँ पे चीजें जैसे चार्जेस पे फोर्स लग रहा है, तो एटलीस्ट फोर्स का एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक इंट्यूटिव, ठीक है, कॉन्सेप्ट, वो इंट्यूटिव एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फोर्स क्या होती है, एक्सीलरेशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, तो वो आपको नो डाउट हेल्प करेगी। तो ये कुछ रिक्विजिट्स हैं जो आपके पास आनी चाहिए। अब देखो थर्ड में तो मैं, वैसे तो 11th की क्लास से आप थोड़ा सा जो उसकी जो रिलेटेड वीडियो मिलेंगे वहां से हेल्प ले सकते हो। बाकी हाँ, अगर आप चाहोगे तो मैं फर्स्ट जो टू चीजें हैं, फर्स्ट वाली जो टू चीजें हैं, वेक्टर्स और इंटीग्रेशन, इनमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, इनके रिगार्डिंग मैं एक एक वीडियो बना के, ठीक है, शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि अब आपको पता है कोविड के बाद ये सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, उससे पहले सिलेबस थोड़ा और ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। हम जो करेंगे वो ये तो पूरा सिलेबस कवर करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट ही करेंगी, वो भी कुछ कुछ चीजें हम और कवर करेंगे, बट उसमें मैं आपको मेंशन करके कराऊंगा कि ये अब इतना सिलेबस में है और ये उतना सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बट नो डाउट अगर आप उन सारी चीजों को कवर करते हो तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और बाकी ऑफ कोर्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, न्यूमेरिकल्स भी हम साथ साथ टॉपिक के साथ साथ करने की पूरी कोशिश करेंगे, और मैं इवन न्यूमेरिकल करेंगे वो तो एश्योरेंस है, बट आई विल ट्राई कि प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो सके उतने प्रैक्टिस हो जाए। अब कितने हो पाएंगे वो मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ ये पूरा एश्योरेंस है कि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और उनकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना, एटलीस्ट मोटिव सेटिस्फाई होना चाहिए। और पेपर में स्पेशली 12th क्लास में मैक्सिमम जो पेपर होगा वो जो है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है। और शायद आप जो मैंने वीडियो आपने शुरू में जो वीडियो के शुरू में आपने जो पीडीएफ देखा उसमें मार्क्स वगैरह भी मतलब ब्लू प्रिंट भी था कि किस चैप्टर या किस यूनिट का कितना पोर्शन, उस पर मैं अभी उतना एम्फोसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के लिए तो हमारे लिए सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। बाकी वो लास्ट का पार्ट है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो तो खैर मैं पढ़ाते पढ़ाते भी टॉपिक्स को मेंशन करता रहूंगा, ठीक है। जो भी मेरा मैंने जो लास्ट मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस पे, ठीक है। बाकी एक बार लास्ट में एक बार जब सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा तब भी मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या, ठीक है, क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।